हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए पॉलिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ स्केड्यूल भी पढ़ेंगे। ओके चलो जी। अब सबसे पहले देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 schedules। लेकिन प्रेजेंटली इसमें कितने हैं? 448 आर्टिकल, 25 पार्ट एंड 12 schedules। पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, और किससे डिलीट करा था? 7th अमेंडमेंट द्वारा डिलीट करा गया था। भाई अब होते हैं दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि अनरिटन नॉट स्ट्रक्चर्ड होता है। ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, जबकि वो नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। इसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान नहीं होता, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होगा इंडिया एंड यूएस, अनरिटन का यूके। ओके, अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म क्या है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यानी कि सिर्फ यूनियन की गवर्नमेंट नहीं है हमारे देश में। यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास अपनी ताकतें हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास अपनी ताकतें हैं। ओके, 3 tier ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया: यूनियन या फिर सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट merely एजेंट ऑफ फेडरलिज्म। एक बार देखते हैं। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट merely एजेंट्स ऑफ फेडरल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, दे ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक ठीक है। इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। ओके, यानी हमारे इंडिया का जो फेडरलिज्म है, कैसा कौन फेडरलिज्म है? फेडरलिज्म विद यूनिटरी बायस, या फिर कह सकते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी कि हमारे देश में फेडरेशन तो है, लेकिन वो उसका जो झुकाव है, यानी जो ज़्यादा ताकत होल्ड करता है, वो सेंटर होल्ड करता है। ठीक, फेडरल फीचर्स वर्सेस यूनिटरी फीचर्स। फेडरल फीचर्स में आपका आ जाएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, डुअल गवर्नमेंट। यूनिटरी फीचर में आपका आएगा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। तो अब जब ध्यान से देखो, क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का फीचर है? बिल्कुल है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, बाइकैमरलिज्म भी है, डुअल गवर्नमेंट भी है। डुअल गवर्नमेंट मतलब हमारे सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट। लेकिन साथ ही साथ यूनिटरी फीचर्स भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जी हाँ, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज। यानी कि हमारे इंडिया में यूनिटरी और फेडरल दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। ओके, अब आप देख लीजिए कि कुछ जो कमेंट करे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ी फेडरल किसने कहा था? के.सी. वेरे ने कहा था। और के.सी. वेरे की एक स्टेटमेंट, और आप ध्यान रखना, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा यह बात बोली गई थी, द वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज़ वाइज बट इज़ रियली फाउंड। ये बात भी किसने बोली? के.सी. वेरे द्वारा बोली गई। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने कहा। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने कहा। ठीक है। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और 3 ऑर्गन्स हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन कानून का पालन करती है, और जुडिशियल उन कानूनों को इवेल्युएट करती है। और एक बात और याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।
और ये चीज़ हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, ये तो आपकी बात हो गई फेडरलिज्म के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक था आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं स्केड्यूल्स ऑफ इंडिया। स्केड्यूल्स ऑफ इंडिया देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसमें हमारे जब संविधान बना था तो 8 स्केड्यूल थे, अब कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, तो हम स्केड्यूल 1 से देखेंगे। स्केड्यूल 1 में क्या लिखा है? नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि सभी स्टेट के नाम, इस यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कहाँ उनका जो टेरिटरी कहाँ तक जाती है, ये सब लिखा है। स्केड्यूल 2 में प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, इसका मतलब होता है कि सैलरी और अलाउंसेस के बारे में लिखा गया है। किस किस की? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा और लोकसभा के, नहीं सॉरी, इस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कहाँ के? राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब के एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस के बारे में स्केड्यूल 2 में लिखा हुआ है। ओके, स्केड्यूल 3 इस ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बात करता है। किस किस की? यूनियन और स्टेट दोनों की। और इसमें कौन कौन आते हैं? मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जजेस और कैग से। ठीक, ओके। स्केड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के बारे में बात करता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। स्केड्यूल 5 की बात करें तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ scheduled areas and scheduled tribes, provision relating to administration of scheduled areas and scheduled tribes। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात एंड राजस्थान। कोई सा छोड़ दिया क्या मैंने? जी हाँ, सॉरी, तेलंगाना भी इसी में आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं स्केड्यूल 6 पर। स्केड्यूल 6 प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। अच्छा, उसमें इसमें क्या था? प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब, जबकि स्केड्यूल 6 क्या आता है? प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आपको इसमें ध्यान रखना है स्केड्यूल 6 में मणिपुर नहीं आता, और ज़्यादातर ऑप्शंस में आपको एग्ज़ाम में मणिपुर ज़रूर मिलेगा। ओके, चलिए अब स्केड्यूल 7 देखते हैं। स्केड्यूल 7 में हमें थ्री लिस्ट्स कंटेनिंग सब्जेक्ट इन विच यूनियन स्टेट कैन मेक लॉज। ठीक है, इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। मैं आपको आराम से समझाता हूँ। यूनियन लिस्ट जो है उसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। शुरुआत में इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब कितने हैं? 100। इसमें इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं: डिफेंस, आर्म्स एंड एमुनिशन, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, लेबर एंड माइंड, सेंसस, ये सब यूनियन सब्जेक्ट्स में आते हैं। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट का होता है। इसमें पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लिकर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बैटिंग एंड गैमलिंग एक्सेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट वह है जिसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों मिल के कानून बनाते हैं, और इसमें मैरिज एंड डाइवोर्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट एंड मीजर्स एक्सेट्रा आते हैं। अब मान लीजिए कि इस कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर सेंटर ने भी कोई कानून बनाया, स्टेट ने भी कोई कानून बनाया, तो सेंटर का कानून माना जाएगा स्टेट के बजाय। ठीक है,
और इसमें शुरुआत में 47 सब्जेक्ट है, जो कितने हो गए 52, यानी कि यहाँ से 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाले गए। ठीक है, और आप पहले देखिए, और ये जो 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाले गए, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किया गया। और इसमें कौन कौन से आते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। रेसिडुअरी लिस्ट क्या होती है? वह सब्जेक्ट जो ना तो यूनियन, ना ही स्टेट और ना ही कंकरेंट लिस्ट में शामिल हुए। पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेजिस्लेट रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ठीक है, आपको मतलब रेसिडुअरी लिस्ट ध्यान रखनी है। स्केड्यूल 8 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बोलता है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, लेकिन अब प्रेजेंट में 22 लैंग्वेज हैं। एक बात जो आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आज भी जो स्केड्यूल 8 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो हमारी 22 लैंग्वेज हैं, उसमें ना तो इंग्लिश आती है और ना ही भोजपुरी आती है। मैंने ये दो क्यों बोली? क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए लैंग्वेज से रिलेटेड, वो आप देख लीजिए। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 किसी भाषा को तो नहीं जोड़ा गया, लेकिन जो हमारी एक स्केड्यूल की भाषा थी ओरिया, इसका नाम बदल के कर दिया गया ओडिया। ठीक, और हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, शुरुआत में हमारी क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। ठीक है, ये 6 थी, लेकिन 2024 में 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। वो कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़, बंगाली। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अब हमारे पास टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तो वो 11 है। ठीक, स्केड्यूल 9 देखते हैं। स्केड्यूल 9 क्या कहता है? प्रोविजन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी सिस्टम। ठीक, और इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। स्केड्यूल 10 क्या कहता है? प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन मतलब दल बदल। ठीक है, इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पंचायत से, और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये लिखा को 29 सब्जेक्ट हैं या फिर 29 फंक्शनल मैटर्स हैं। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 कैसे हो जोड़ा गया? जबकि स्केड्यूल 12 किससे रिलेटेड है? म्यूनसिपालिटीज़ से रिलेटेड है। इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया, और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं या फिर कितने फंक्शनल मैटर हैं? तो 18। बस आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट देख लीजिए। जो हमारा 9th स्केड्यूल है, उससे एक रिलेटेड एक केस हुआ था, जिसे 9th स्केड्यूल केस भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे IR कोयलो केस भी कहते हैं। ठीक, एक बुक है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, यहाँ पे इस लिखा हुआ है। चलिए, अब सही हो गया। एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, जिसे HM सीराबाई द्वारा लिखा गया था, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी बुक को रेफ़र करते हैं अगर उन्हें कुछ, क्या कहें, जैसे अगर उन्हें कुछ संविधान में चेक करना होता है उसके लिए। और एक आखिरी पॉइंट, विच लैंग्वेज इज़ नोन एज इटालियन ऑफ द ईस्ट, तो वो तेलुगु भाषा को कहते हैं। ओके, चलिए, आपके 2 टॉपिक यहाँ पूरे होते हैं पॉलिटी के, और लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।